हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप कोई भी एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू लेके आइए जो एयरफोर्स में लग चुका है, आपके यहाँ से एयरफोर्स में सेलेक्टेड है। तो मैं आज एक बच्चे का नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट, मतलब मैं आपको सच बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स आज तक आए हैं उनमें वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट्स दैट आई हैव एवर, मेरे साथ जो रहा है पढ़ा है, आज मैं उसके साथ ज़बरदस्त इंटरव्यू करने वाला हूं। और आज वो छुट्टी आया हुआ है एयरफोर्स में, उसको 2.5 से 3 साल पूरे हो चुके हैं। एक एक बात आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताने वाला है और एक वर्दी का जुनून, रुतबा और क्या होता है आप उसके मुंह से भी सुनने वाले हैं। सारी क्वेरी, सारे आपके डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। और आप जानते हैं मैंने चैनल पैसों के लिए नहीं बनाया, इसलिए मैं सारी बातें कभी फेक नहीं बोलता हूं, चाहे सब्सक्राइबर घट जाएं, कम हो जाएं, चाहे व्यूज़ आए या नहीं। और आपके लिए ऐसे एक नहीं, कम से कम 100 इंटरव्यू लेकर आने वाला हूं, ऐसे ही बेहतरीन बच्चों के। और मैं सच बताऊं, इस बच्चे के बारे में जो आगे बताने वाला हूं, मैं मिलाने जा रहा हूं अनूप चौधरी। तो प्लीज़ आप आइएगा और बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप अपने बारे में बताइएगा कि आपने, आ जाइए प्लीज़। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं अनूप के बारे में, सबसे जो मेरे दिल में है, थोड़ी बुरी लगेगी दर्शकों को और आप व्यूअर्स को, अनूप को एयरफोर्स में नहीं होना चाहिए। इसके जो डिजर्विंग जो उसकी वो थी पढ़ने की, इतना टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने एनडीए क्वालिफाई किया और मुझे लगता था कि ऑफिसर रैंक के लिए ही केवल बना हुआ है बंदा। जीडी मेरे यहाँ से पास आउट किया। प्लीज़ मैं हेमंत से रिक्वेस्ट करूँगा कि हेमंत एक बार कैमरा को नीचे दिखाया जाए ड्रेस में। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये अनूप है ड्रेस में, आपको ऐसा पता चल रहा है, ज्वाइनिंग हो चुकी है इसकी। प्यारे साथियों, आपको ये एक एक बात बताएगा किस तरह से प्रोसेस है, खाने का प्रोसेस क्या है, लाइफ कितनी बेहतर है। सैलरी का मैं कह नहीं सकता वो बताएगा कि नहीं, क्यों कुछ चीज़ें पर्सनल हैं, बट सैलरी मुझे लगता है वो 50,000 मिल रही है जहाँ तक मुझे पता चलती हैं बातें, कोई भी कमी नहीं है। और रॉयल लाइफ क्या होती है एयरफोर्स की, तो मैं पहले अनूप से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा बताएं कितना टाइम हो गया और लाइफ कैसी चल रही है। फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे बच्चों के। जैसा कि सर ने बताया, एक अच्छी स्टेबल लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप कोई भी डिफेंस की नौकरी देख लें, उसमें अगर मैं ग्रेड के हिसाब से देखूं तो हमारी एयरफोर्स नंबर 1 पे आती है। वहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट है, मतलब बाकी फोर्सेस में आपको एक नौकरी मिलेगी वो ठीक है, पर एयरफोर्स में आपको जो एक अलग तरीके से डेवलप किया जाता है, हर तरीके से आपकी पर्सनैलिटी पे भी काम किया जाता है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव की जाती है। वो एक जॉब नहीं है, वहाँ पर तुम्हें एक अलग तरीके से समझाया जाएगा, चीज़ों को बताया जाएगा। स्पेशली जो हम बोलते हैं कि जीडी लेते हैं यहाँ पे और फोकस करते हैं इंग्लिश पे, तो वहाँ जितनी पढ़ाई है या जितना भी समझाया जाता है या बातें करना, सिखाना, सब कुछ इंग्लिश में है। तो इसलिए आपकी एक पर्सनैलिटी जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो बहुत सही है वहाँ पे। अपने बारे में बताऊँ मैं, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मोस्ट ऑफ जो डिफेंस के लिए जाते हैं बंदे, वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। कुछ जिनके अंदर जुनून होता है वर्दी के लिए, कुछ की मजबूरी होती है। तो एक बंदे के लिए जो 12th पास है, जिसके पास केवल 12th की डिग्री है, उसके लिए बेस्ट जॉब है। आप ग्रेजुएशन करते हो, अगर आप सोच रहे हैं यूपीएससी की या कोई बड़ी ए ग्रेड नौकरी की, वो अलग चीज़ है। पर एक 12th पास के लिए अगर वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर कहीं है तो वो डिफेंस में, और डिफेंस में भी एयरफोर्स में। प्यारे साथियों, अनूप ने डायरेक्टली ये बात बोल दी है कि मतलब एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए आफ्टर 12th, आफ्टर 10+2 यार आप एक वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जहां आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाएंगे, जहां आप एक एडवेंचरस लाइफ जी पाएंगे। तो एयरफोर्स उसके लिए एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और दूसरा, मैं अनूप से रिक्वेस्ट करूँगा, 3-4 क्वेश्चन हैं हमारे दर्शकों के, दर्शक का मतलब मेरे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं एक एक करके वो क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर इसका क्या स्ट्रेटजी है, बहुत ही ब्रीफली ये बता दीजिए कि पढ़ने का तरीका। मैं इसके बारे में आपको बताऊं, इसने कहीं कोचिंग नहीं ली, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि व्यूज़ के लिए, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर सेलेक्टेड बच्चों के प्लीज़ इंटरव्यू लेके आइए, एक मोटिवेशन मिलता है। इसने 10+2 के दम पर इतनी मेहनत करी है कि अपने स्कूल का टॉपर रहा है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए दुख है कि एयरफोर्स में एक एयरमैन है, इसे एक ऑफिसर रैंक में होना चाहिए था डिफेंस फोर्सेज में, बट घर की कुछ मजबूरियां होती हैं
मैंने इसको पढ़ाया है, इसको अच्छे से देखा है, और ये जीडी मेरे पास पढ़ने आया था, इंग्लिश मेरे पास पढ़ने आया है। इसको शायद ही कोई भी बच्चा था जो अभी भी आपके सामने आप इंग्लिश में किसी टॉपिक पर पूछोगे ना, तो आपको शायद ही कोई मिलेगा इतनी बेहतर इंग्लिश बोल सकता है। इसका कम्युनिकेशन, इसका एक्सेंट, इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तैयारी कैसे करनी चाहिए, ब्रीफली आपको बताएगा कि 10+2 जो एयरफोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं किस तरह करनी है और क्या स्ट्रेटजी है जीडी तक की। ब्रीफ में आप सुनिए। रही बात पेपर की, तो पेपर के लिए जिसने 10+2 मतलब 12th अपनी अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश को छोड़ के आपको किसी चीज़ में दिक्कत आएगी, फिजिक्स हो या मैथ हो। पर दिक्कत क्या आती है, जो कंपटीशन का, अगर हमें वहाँ पे जो दिक्कत है वो टाइम की केवल। अगर वही क्वेश्चन हमें आराम से करने के लिए दिया जाए तो हम आराम से कर लेंगे। स्टक वहाँ पे हम हो जाते हैं जब हमें टाइम लिमिट दे दी जाती है, जब हमारे ऊपर टाइमर चल रहा है और हमें पता है कि 20 मिनट हमारे पास है और 20 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो जब हम टाइमर की तरफ देखते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। उसके लिए सिंपल यही है, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी और क्वेश्चन पेपर को समझना मेन है कि क्वेश्चन पेपर आ कहाँ से रहा है, चीज़ें आ क्या रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर हमारा कोई भी डेरिवेशन आ रहा है, कोई भी हमारा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसको हमें लंबा करके करना है, ऐसा कभी नहीं आएगा। चाहे वो मैट्रिक का क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको एक पेज में सॉल्व करके आपको दें, कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक होगी, ये बात पक्की है। अगर आपने वो क्वेश्चन पहले से कर रखा है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हैं, बस ऑप्शन देखते हैं कि हाँ ये ऑप्शन मैंने तो कब करा था, ये प्रैक्टिस हमने कर रखी है, और आप सीधा कर देते हैं। ये तो रहा मैथ और फिजिक्स का। मेरी फिजिक्स वीक रही थी तो फिजिक्स के लिए मैंने क्या है, क्वेश्चन पढ़े थे। क्या दिक्कत क्या होती है, हम क्या करते हैं, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने कभी वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया है और हमने एक बार सॉल्व करके देखा है, वो चाहे 5 साल बाद भी अगर एग्जाम में आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बस पढ़ते हैं और सीधा आंसर मारते हैं, सॉल्व कभी नहीं करते। तो जितना आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चनों की, जितना आपने पेपर को नहीं, क्वेश्चन पेपर को समझा है, क्वेश्चनों को समझा है कि आता क्या है, हम क्या करते हैं, दाएं बाएं की चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेते हैं। और जब हम दाएं बाएं की चीज़ें पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन पेपर से भटक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ा यूपीएससी का पेपर नहीं है जिसमें बहुत कुछ लिखना है हमें, या हमें बहुत लंबा चौड़ा लिखना है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पढ़ा है अब सीधा टिक मारोगे और आगे बढ़ोगे। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो या सर से पढ़ रहे हो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसको अगर लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे तो बहुत सही जाएगा। उसको ऐसा नहीं समझना है कि पता नहीं क्या ही है। एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपने कौन सा पढ़ा है, आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप सीधा टिक करोगे। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना कि हाँ इसके साथ ये लगता है तो लगता है। इंग्लिश में सीधा सीधा है, जो चीज़ कॉन्सेप्ट है वो है, सीधा पढ़ो, सीधा आंसर लगाने हैं। इंग्लिश भी प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जो सर हमें पढ़ा रहे हैं, सर का क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिस। जितना हम करके देखेंगे, सर पढ़ा दें पूरे दिन तो भी हमारा सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। हमने कितना पढ़ा है, हमने अपने हाथ से चीज़ें की हैं या नहीं की हैं, हमने घर जाके पढ़ा के नहीं पढ़ा, वो मैटर करता है। प्यारे साथियों, बहुत अच्छा कहा। मैं एक लाइन में अनूप की बात को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि अनूप ने 2 ही बातें कही हैं कि टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ एक्यूरेसी, और वो किससे बनेगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप पूरे साल 10 किताबें पढ़ी और आपने उनमें से एक एक करके बस एक बार उनको पढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं है। टू रीड अ बुक 10 टाइम्स इज़ फार बेटर देन टू रीड 10 बुक्स एट अ टाइम। मतलब ये विद्वान ने किसी ने बोला है, एक किताब को 10 बार आप पढ़ोगे, आपका कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा और आप जान जाओगे। समझ में आया? तो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर लगाना शुरू करें यार, रोना बंद करिए कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ या इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसमें सारी क्वालिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि ये जीडी में भी टॉपर था मेरे यहाँ का, एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का। अभी भी आप कहोगे ना कि इस टॉपिक पर आप 1 घंटे बोल दीजिए, आपके सामने 1 घंटे बोल देगा इंग्लिश में। कम्युनिकेशन मतलब बिल्कुल अलग ही है, मेरी बातें होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन अनूप ये है बच्चों का कि सर खाना क्या है, मतलब सुबह से शाम तक एक बार ऐसा बता दो कि नॉर्मल खाना मिलता है कि एकदम बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा है, क्या खाने में है, ब्रीफ में। एक बार पहले मैं जीडी के बारे में बता देता हूँ, बिल्कुल, खाना बाद में। तो जीडी का मुझे नहीं पता क्या हुआ बना रखा है यहाँ पे, जीडी एक्चुअल में कुछ नहीं है। एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन एक्चुअल में कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले जाके एक इंटरव्यू देना है, वहाँ पे उनके कुछ क्राइटेरिया उन्होंने पहले से मार्क कर रखे हैं कि हाँ इसका मैं ये देखना है कि इसका कम्युनिकेशन कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है, अब जब बोल रहा है तो पोस्चर कैसा है और ज़्यादा हिलडुल तो नहीं रहा, उसमें अंदर मतलब कॉन्फिडेंस कैसा है। तो इन चीज़ों के बेसिस पे वो केवल टिक करते हैं, आपको मार्क्स कभी नहीं देते कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर हैं, सेलेक्टेड, इतना सा है।
हमने ने जो देखा है, मैंने एक इंटरव्यू जो अपना जीडी दिया है, ग्रुप डिस्कशन दिया है, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपने वाले में कि वहाँ पे 10 बंदे जो हैं, इनका जीडी का सेंटर शायद दिल्ली था। हाँ मेरा दिल्ली था। टफ होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ें भी मैं सर के पास आया सिर्फ इसलिए था कि मेरे को किसी ने बताया था कि दिल्ली का जो तुम्हारा सेंटर है वो सबसे टफेस्ट सेंटर है। Exactly. और वहाँ पे निकलना बहुत बड़ी बात है। तो इस चक्कर में मैं सर के पास आया था, मैंने यार ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ निकाल के बैठा हूँ, पेपर मेरा अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया और जीडी के चक्कर में बाहर हो जाऊँ, तो मैं रिस्क लेना ही क्यों है। एक बार पैसे जाएंगे ठीक है, एक बार नौकरी लग गई तो कोई वैल्यू नहीं उन चीज़ों की। Exactly. तो मैंने एक बार ट्राई जरूर करना है, जीडी देना है। तो जीडी देना है तो उससे पहले क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश का क्या है, हम कितना भी अच्छा इंग्लिश मन में बोल लें, जब तक हम सामने नहीं बोलेंगे, किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक इम्प्रूव नहीं होती इंग्लिश। तो मैंने जो वहाँ पे देखा था इंट्रोडक्शन, वो आपका मेन है। सर ने मेरे को कुछ लाइनें जैसे लिख के दी और मैंने उसको घोट के पी लिया। अब वो चीज़ें मेरे को जाके सिर्फ बोलनी है वहाँ पे। वो आप कितने बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अबाउट द इंट्रोडक्शन, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ब्रीफ में आपको पूछा जाता है। और इस पर मैं आपको सच बता दूं, वैसे नहीं कह रहा, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चों के लिए तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये मतलब क्या कहूँ मैं इसके बारे में, आप अभी भी यार बिलीव नहीं है, मैं इसे दोबारा किसी दिन बुला के, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी आप कहोगे कि 1 घंटे क्रिप्टो करेंसी पर बोल दीजिए, तो 1 घंटे बिना किसी हेजिटेशन के और 1 घंटे क्रिप्टो करेंसी पर बोल देगा। कम्युनिकेशन इसका बिल्कुल कहते हैं ना, मतलब आउटस्टैंडिंग, अनडाउटेडली, कोई डाउट ही नहीं है भाई। तभी मैं कहता हूं कि यार ऐसे बच्चों के लिए तुम मेरा उत्साह देख रहे हो, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मुझे पता है इसके बारे में, इसलिए इतना पूरे दिल खोल के बातें कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये है खाने पीने की बात। बच्चे पूछते हैं सर ये बताइए, खाने से लेके नॉर्मल खाना है कि एक रॉयल खाना मिल रहा है, आपको भी बताएगा। देखिए, खाना ऐसा है, मैं यहाँ से जब गया था तो 1600 मीटर के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ी थी क्लियर करने के लिए, वो भी 7 मिनट में। और वहाँ जाने के बाद वो 5 किलोमीटर ऐसे भगा देते थे, और उसके बाद भी अगर उनका मूड बना तो दोबारा बोल देते थे 1 चक्कर और। तो इतना खाना, अगर 5 किलोमीटर तुम भाग रहे हो तो ऑब्वियसली वो खाना कैसा देंगे तुम्हें। खाना तुम्हारा बोल देंगे टेस्ट नहीं है। हाँ, ये चीज़ें रहती हैं और ये चीज़ें हमें लाइफ टाइम मिलती हैं, पर जितना खाना तुम वहाँ खाते हो उतना घर पे नहीं खा सकते। वो आपको सुबह खिलाएंगे, आप जाओगे, आपको 6:30 बजे पहले दौड़ाने के बाद आपको खाना मिलेगा, और खाना भी ऐसा कि जो पौष्टिक रहेगा आपके लिए। खाने की क्वालिटी अच्छी रहेगी, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसा खाना नहीं कि आपको बस ऐसे ही, बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होगा और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। उनका बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिना खाना खिलाए 5 किलोमीटर कोई नहीं दौड़ सकता। Exactly. वो आपको उसी तरह से खाना देते हैं। आपको पहले खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद ब्रेक होगा एक बार 10 बजे, उसके बाद फिर आपको लंच मिलेगा, उसके बाद आपको डिनर मिलेगा। 4 टाइम खाना मैंने आज तक घर पे कभी नहीं खाया है। Exactly. 4 टाइम का खाना वहाँ पे कंपलसरी है। आपका मन भी नहीं है, आपको मैस में फिर भी जाना पड़ेगा। आप कभी अवॉइड ही नहीं कर सकते कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा आज। Exactly. आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। रही बात खाने की, तो उनका जो फोकस रहता है वो टेस्ट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पे रहता है कि आपको खाने में मिल क्या रहा है। Exactly. आपको अंडे, दूध जो भी मिलेगा आपको मिलेगा A1 क्वालिटी का। आपको न्यूट्रिएंट्स की कभी कमी नहीं रहेगी, और खाना अच्छा है, खाने में कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसी बात नहीं है जो बोलते हैं खाने का नहीं। बहुत बढ़िया खाने का, मुझे पता है, बट मैं आपको इनके मुंह से पूछना चाहता हूँ। अनडाउटेडली खाना सुपर है, मतलब जितने बच्चों से मेरी बातें होती हैं बहुत अच्छा खाना है। और मुझे लगता है तीनों ही फोर्सेस में खाना अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है एयरफोर्स नेवी, मतलब मैं ये कंपेरेटिवली बात करूँ, एयरफोर्स नेवी देन आर्मी, इस तरह से आप एक ऑर्डरली उसको वो कर सकते हो, ठीक है। सब तीसरा अगला क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है मेरा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का, कि सर क्या एक्स ग्रुप में होते हुए, ये एक्स ग्रुप में है, क्या हम यूपीएससी, आपको रियल बात बताएगा, क्या यूपीएससी की तैयारी या आगे जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी, या क्या ऑफिसर बनने की तैयारी, मतलब मैं सिविल के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, क्या यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, सचमुच में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, रही बात यहाँ पे ये क्लियर है, पहले क्या था, बैंकिंग कहीं पे था, अब बैंकिंग को हटा दिया है। अब केवल आपके पास A ग्रेड नौकरी के लिए यूपीएससी का ही ऑप्शन रह गया है। और आपके स्टेट वाले हैं, यूपी पीसीएस, जितने भी हमारे स्टेट वाले हैं, जैसे बिहार का हुआ या अपने यूपी का हुआ, यूपी पीसीएस है हमारा, बिहार पीसीएस है, तो ये सारे पीसीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं केवल A ग्रेड नौकरी के लिए। रही बात, हाँ, अंदर से अंदर आप अपने लिए, मतलब आप ऑफिसर्स के लिए ट्राई अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए आपका जैसे 12th पास के साथ ACC है, आप आर्मी में जा सकते हैं एज एन ऑफिसर। वहीं पे आपके पास कई ऑफिसर कैटेगरी के लिए आपके अंदर टेस्ट हैं,
उसके लिए आपको थोड़े टाइम क्या वेट करना पड़ेगा, आपको वहाँ ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, प्लस आपको कुछ साल की सर्विसेज, वहाँ अलग अलग कैटेगरी है कि यहाँ 7 साल सर्विस होनी चाहिए, 6 साल सर्विस होनी चाहिए। उतना सर्विस करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी केस वगैरह हुआ भी था, उसके बाद ये क्लियर कर दिया गया है कि आप आराम से यूपीएससी अगर आपने क्लियर किया तो आप आराम से छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। पर आपको करनी पड़ेगी ए ग्रेड की नौकरी के लिए अप्लाई, और उसी को क्लियर करना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बच्चों का कि सर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में सैलरी का अंतर कितना है, और सर दोनों में बेस्ट जॉब मतलब क्या है, दोनों की ट्रेड्स में लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जीने का तरीका या सर कौन सा बेस्ट रहता है, और सच में रियलिटी क्या है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर एक्स ग्रुप में डायरेक्ट आप ऑफिसर हो जाते हैं, ऑफिसर एंट्री कैसे हो सकती है, एसीसी के थ्रू या किस तरह से, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा बताइए एक्स और वाई ग्रुप दोनों का। देखिए इस बारे में तो मैं बस इतना कहूँगा, पहले नौकरी ले लो। देखो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, अगर इतना सोच के भी अगर आप नौकरी में अप्लाई कर रहे हो तो आधा दिमाग तो आपका वहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया कि यार एक्स बढ़िया है, वाई बढ़िया है, सैलरी कम है, सैलरी ज़्यादा है, इतना तो सोचना ही नहीं है। आपका जो फोकस है सुनना चाहता था, एग्जाम निकालने पे होना ये चाहिए, रियलिटी है बिल्कुल। आपको तो सोचना ही नहीं है कि सैलरी कम मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, आप एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और इतना सोच के कर रहे हो कि क्या इसके प्रोज है क्या कौन से, इतना तो सोचना ही नहीं है। यार मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ और यार मैं ये सोचूं कि आईएएस में मुझे आगे गाड़ी में कलेक्टर लिखा मिलेगा, आईएएस में मुझे एक रूम मिलेगा जिसमें एसी लगी होगी, तो क्या सच में मैं एक आईएएस बन पाऊंगा? कभी नहीं बन सकता। बस मुझे वो एसी और वही दिखेगी, लेकिन आईएएस एसी के लिए नहीं बनाया जाता, या आईएएस केवल एक गाड़ी पर लिखा रहे उसके लिए नहीं बनाया जाएगा भाई। आपके सोच और वो इतनी चेंज हो जाती है कि आईएएस बनने के बाद आपको ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे अनूप ने क्या बोला है। यही अगर मैं ये कहूँ आपसे कि नहीं नौकरी बेकार है, और इतना बोलने के बाद ये मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके अकॉर्डिंग आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लें कि नहीं यार मैं तो कॉम्पिटिटिव तैयारी नहीं करूंगा, वो भाई कह रहा था यार बेकार नौकरी है। जब अब मेरे सोचने से अगर आपको इतना फर्क पड़ रहा है तो आप तो तैयारी आधी तो आपकी वहीं खत्म हो गई, अब आधा कॉम्पिटिशन तो वहीं हार गए। आपको ये सोचना ही नहीं कौन क्या कह रहा है, आप एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और आपने दिमाग में ठान लिया कि नहीं भाई मेरे को तो एयरफोर्स निकालना ही निकालना है, तो वहाँ पे तो सोचना ही नहीं है कि क्या मिल रहा है, क्या खाने को मिल रहा है, सब मिलेगा, सब कुछ सही रहेगा। एक बेस्ट जो आप एक कॉमन फैमिली, अगर सेकंड क्लास ज़िंदगी आप जी रहे हो मिडिल क्लास, उसके लिए अगर आपको चाहिए एक नौकरी और आप 12th पास हो, अब आप कहो कि आप मेरे तो ग्रेजुएशन है और मैं बहुत पढ़ा हूँ, उसके बाद ये नौकरी छोटी है, तो वो अलग पर्सपेक्टिव है आपका। पर आप 12th पास हो और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 12th पास करते ही नौकरी मिल जाए जहाँ पे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, तो उसके लिए बेस्ट है। मैं कर रहा हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट और कोई दिक्कत नहीं होती, इतना पैसे आपको मिलते हैं। प्लीज आप ये और बताइए आपने इससे पहले कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं, जो भी एग्जाम निकाले, एनडीए का किया था? हाँ एनडीए मेरा पेपर था, पेपर क्लियर हुआ था, पर मैं मतलब एनडीए का क्या रहा था कि इतना मेरे पास फोकस नहीं था एनडीए के लिए। बट एनडीए तो एक मजे वाली चीज़ थी कि चलो कर लेते हैं, और डिफेंस भी उस टाइम पे ऐसा ही था कि चलो करके देख लेते हैं। सिलेक्शन हो गया आराम से, तो अब घर वाले कहाँ रोकेंगे कि नहीं भाई रुक जा, तो फिर हो गया और चले गए। पर हुआ क्या था कि मेरा पहले हुआ था नेवी में मेरी 15 अगस्त को ज्वाइनिंग थी, रक्षाबंधन वाले दिन। सॉरी हाँ मुझे ये नहीं पता था, पर हमें याद आई है एक्चुअली ये नेवी में ऑलरेडी सेलेक्टेड था। जब ये ग्रुप डिस्कशन के लिए पढ़ने के लिए मेरे पास आया तो इसने बताया कि सर मैं नेवी में ज्वाइनिंग मेरी आने वाली है, मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं जीडी देने जाऊँ कि नहीं उससे पहले। तो ये ज्वाइनिंग उसके बाद ये बताएंगे अपने शब्दों में। तो यही हुआ था मेरे साथ कि मेरी नेवी की ज्वाइनिंग पहले आ गई थी और एयरफोर्स का मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मतलब मेरी जो फाइनल मेरिट जो आनी थी वो नहीं आई थी। ग्रीन कार्ड मेरा मिल चुका था जिस दिन मेरा वहाँ से जो नेवी वाला है वो सब क्लियर हो गया था लखनऊ से। उसके बाद जब मैं लखनऊ से जिस दिन मेरा सब कुछ क्लियर होने के बाद वहाँ से मैं ग्रीन कार्ड लेके आ गया था, लखनऊ क्लियर हो गया था मेरा नेवी के लिए। और उस टाइम पे क्या था, नेवी का दोनों कंबाइन एक ही साथ था, SSR और AA एक ही साथ पेपर था, सब कुछ एक साथ था, बस मेरिट अलग अलग लगनी थी दोनों की। तो मेरे अच्छे नंबर थे उसमें भी। उसी दिन मेरे पापा को रात को 2 बजे फ़ोन आया था कि तेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है, मतलब तेरी मेरिट उसमें नंबर आ गया है, फाइनल मेरिट उसके बाद लगनी थी। उसके बाद मैं गया, मेरा ग्रीन कार्ड मिल गया था मेरे को उसमें भी एयरफोर्स में। अब इसके बाद मैं सब जगह घूमा था, मैंने यार मेरे को क्या करना चाहिए। मेरे नंबर थे 47 अबव थे, 47 एंड कुछ थे, और मेरिट उस टाइम पे लगनी थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कितने पे जाएगी। तो मैंने सर के पास गया और कई कोचिंग में घुमा के मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को नेवी पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए या मेरे को वेट करना चाहिए फाइनल मेरिट के लिए। तो सबने मेरे को यही बोला कि नहीं इतनी हाई मेरिट नहीं जाएगी, और वही हुआ था सर। 42 कुछ मेरिट गई थी और मेरे काफ़ी नंबर थे उससे अबव थे, तो इसलिए मैंने वेट किया था। 15 अगस्त को मेरे को जाना था नेवी में, पर मैं गया नहीं था। तो फिर मैंने सर से पूछा, सबसे पूछा कि हाँ आपको वेट करना चाहिए और एयरफोर्स अच्छी है हर पर्सपेक्टिव में, तो आपको वही ज्वाइन करनी चाहिए। और मेरा भी मन यही था कि मैं नेवी में नहीं जाना चाहता था पर्टिकुलरली, इसीलिए तो मैंने एयरफोर्स के लिए वेट किया और मेरा सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सब भी बच्चों का क्वेश्चन है प्लीज़, कि सैलरी
सबको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं, कुछ कह रहे हैं सर 2 लाख रुपए मंथली सैलरी है, कुछ कह रहे हैं 10,000 रुपए सैलरी है, कुछ कह रहे हैं इन हैंड 14,000 मिल रहे हैं। क्या रियलिटी, प्लीज आप इस पर एक बार क्या कहना चाहोगे? कि सैलरी का बहुत अलग सीन है। सैलरी आप किस चीज़ को लेते हो? देखो सैलरी जो आपको इन हैंड मिलती है वो अगर मैं बताऊं तो आपको अलग अलग रहते हैं। जैसे हम वाई और एक्स में अंतर आ जाता है कुछ एक्स पे का। हमें एक्स पे मिलती है, फ्लाइंग पे एक्स पे जो हमारा एक्स वाला। मुझे बताइए एक्स और वाई ग्रुप में लगभग कितना अंतर है? आप 2.5 साल में हैं तो 2.5 साल में कितना अंतर है अभी? देखिए ये भी डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पर लगभग आपको 5 से 7 हज़ार रुपये का डिफरेंस आराम से आ जाता है। 7,000 रुपए का अंतर आ जाता है। इन्हें 2.5 साल हो चुके हैं, अभी इतना ही अंतर है और आगे भी ज़्यादा नहीं रहेगा। ये चीज़ें डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे, आपके अलग अलग अलाउंस। देखो हमें क्या है, जो हमारी मेन सैलरी है बेस पे है वो अलग चीज़ होती है। इसके बाद हमें अलाउंस मिलते हैं बहुत सारे। अगर आप कहीं पोस्टिंग जा रहे हो उसके लिए भी, मतलब फैसिलिटी के मामले में आपको मुझे नहीं लगता है डिफेंस से अच्छी फैसिलिटी कोई देता होगा। आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, आप पोस्टिंग आउट जा रहे हैं पैसे मिलेंगे। आपकी फैमिली के लिए सोचिए, अगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है मिडिल क्लास के लिए, अगर हम मान लें फैमिली के लिए अगर कोई बीमार हो जाता है और उसमें हमारे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। हमारे जो भाई बहन हैं या अगर हमारी नेक्स्ट आने के बाद अगर हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा, सारी सुविधाएं कौन देता है? हमें डिफेंस वाले। आपको स्कूल दे रखे हैं जिनमें आपको मिनिमम फीसिस पे आपको आरामदेह मिनिमम पे करिए और आपको आराम से सारी सुविधाएं मिलती हैं। और आपको अलाउंस भी दिया जा रहा है आपको, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वन ऑफ द बेस्ट। कहीं भी आप करवाए इलाज, अगर आपके पैसे मिलेंगे उसके उसमें, या फिर आपको जैसे बहुत बड़े बड़े आर जैसे हमारा दिल्ली में, तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आपके पास आपको मेडिकल कार्ड मिल जाता है, आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें में अगर आप पैसे देखें तो आप सोच लीजिए कि आपका मेडिकल का सारा खर्चा बच रहा है। कहाँ पहुँचेंगे? टोटल पैसा लगाया जाए तो अभी गवर्नमेंट ने एक सर्वे दिया था कि हमें एक कांस्टेबल पर अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं रॉन्ग नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, तो लगभग बताया था कि एक सैनिक लगभग हमें आई थिंक 6.5 और 7 लाख ये सब मिला के मंथली हमें इतना पड़ रहा है। इसमें सारी चीज़ें मोटी मोटी थी, सब कुछ मिला के तो 12 लाख जा रहा था। गवर्नमेंट ने बोला है टोटल सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएं कि जो हम अलाउंसेस देते हैं, जो हम फैसिलिटीज़ देते हैं, जो पूरी ज़िंदगी, तो हमें मंथली 12 लाख। लेकिन एक्चुअल सैलरी मैं बता देता हूँ अनूप के हैंड से, 50,000 एबव 50,000 आई थिंक अभी 55-60 तक आपको इजीली प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो सैलरी यार कम भी नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ को देखते हुए। और अगला क्वेश्चन अनूप, बच्चे ये पूछते हैं कि सर सुबह से शाम तक का शेड्यूल क्या है, वर्किंग शेड्यूल क्या है? तो प्लीज़ एक बार इलैबोरेट कर दीजिए। शेड्यूल आपका वेरी करेगा, शेड्यूल कोई आपको फिक्स नहीं बता सकता। शेड्यूल सबसे बड़ी बात यही है, हमारी लाइफ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल रहती है वहाँ पे। अब आपको कैसा टास्क मिल रहा है, आप मतलब मेन चीज़ आप काम कहाँ कर रहे हैं। आपके अलग अलग हमारे पास कोर हैं, अलग अलग हमारी ट्रेड हैं, अलग अलग एयरक्राफ्ट में हमें काम करने को मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये चीज़ें नहीं है कि आप ये कहें कि सब कुछ फिक्स रहेगा। फिक्स किसी का कुछ नहीं है। हो सकता है मेरे को आप मिलोगे और मैं कहूँगी यार बड़ी मज़े की ज़िंदगी है, कोई दिक्कत नहीं, मज़े आ रहे हैं। दूसरा बंदा आपको मिलेगा वो कहेगा यार काम बहुत है। तो ये काम वेरी करता है, आप कहाँ पोस्टेड हैं, आप कहाँ जा रहे हो और क्या काम है आपका, क्या टास्क है उस दिन वर्किंग शेड्यूल। तो ये ऐसे ही कुछ नहीं होता, पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपको काम इतना कराया जाए कि रेस्ट न दिया जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जितना काम मिलेगा उसके कंपेंसेशन में आपको उतना ही ऑफ मिलेगा, उतना टाइम आपको सोने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा आपको कि सिर्फ काम काम और आपको रेस्ट ना दिया जाए। ऐसा फोर्स में कभी नहीं होता, जितना काम उतना रेस्ट भी मिलता है। आपको टाइम दिया जाएगा, सारी चीज़ें दी जाएंगी। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, आपने जितने मुझसे पूछे हैं। एक दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहे हैं, तो मैं कोशिश अभी आगे जैसे भी कोई और आएंगे एस्पायरेंट्स मैं उनसे करूंगा। और कुछ थोड़ा सा जो मैं भूल रहा हूँ आप बताना चाहें कि ये बात मैं बताना चाहूँ सर ने नहीं पूछी है, प्लीज़ थोड़ा सा अपने हिसाब से। देखिए ये चीज़ें तो बाद की हैं। आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हमने पूरी ट्रेनिंग अपने इंस्ट्रक्टर से पूछे हैं और वो हमसे सिर्फ एक चीज़ ही बोलते थे कि अब तुम क्वेश्चन और मुझे प्लीज़ याद आ गया कि पहली बार ज्वाइनिंग करने के बाद बच्चे बोलते हैं कि सर एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद हर 10 दिन पर छुट्टी मिलेंगी या छुट्टियों को भूल जाएं। प्लीज़ आप डायरेक्टली आंसर देना। छुट्टियाँ ये सीन है, आप समझ लीजिए जो आपको इंटाइटल्ड हैं उतनी तो आपको मिलती हैं। पर ये है कि हाँ आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। ये चीज़ मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। बड़ी बात कही है, पर्सनल और सोशल लाइफ, मतलब ये गलत नहीं बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि छुट्टियों को आप भूल जाइए। यदि आप डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप छुट्टियों को, पर्सनल लाइफ मतलब सोशल लाइफ, आप जो सोशली कनेक्टेड हैं, जैसे अभी आप रह रहे हैं मम्मी पापा, कभी आप कहीं नेबर्स के, कभी रिलेटिव के यहाँ, कभी शादी, कभी ये, क्या उसके अकॉर्डिंग आप एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, मेरे घर पे अब तक 5-6 फंक्शन मेरे बाद हो चुके हैं और मैं किसी को अटेंड नहीं कर पाया। अभी भी रिसेंटली 25 में 24 को छुट्टी खत्म हो जाएंगे और 25 को फंक्शन है। आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, अब जाना है तो जाना है। तो इस चीज़ में कोई वो नहीं है। पर दिक्कत क्या है कि अगर आप छुट्टियाँ भी देखो तो छुट्टियाँ हमारे पास बहुत है। जैसे मेरे अगर है तो मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अब इस चीज़ को आप छुट्टी काउंट करो तो छुट्टी है, 5 दिन वर्किंग है। पर इस चीज़ में ये नहीं है कि आप घर आ जाओ, वो छुट्टी नहीं है, पर आपको वहाँ पे छुट्टी ज़रूर मिलती है। अगर आपको देखा जाए ना तो आप पूरी साल में आधा दिन भी काम नहीं करते हो, इतनी छुट्टियाँ हैं। छुट्टी अगर देखा जाए तो, पर ये नहीं है कि वो छुट्टियाँ ऐसी हों कि आप घर चले जाओ। आपको आज काम है, हो सकता है अगले दिन आपको कोई टास्क ही नहीं है, आपका छुट्टी है। सैटरडे संडे ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे। जैसे मेरे जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे रहता है, काफ़ी जगह पे नहीं है। पर आपको संडे तो ऑफ हर जगह मिलता ही मिलता है। कहीं सैटरडे मिल भी जाता है, आप कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो तो उसके अगले दिन आपको ऑफ दे देते हैं। तो ये सारे ऑफ काउंट करें तो बहुत ऑफ है हमारे पास। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप घर आ जाओ। रही बात इसकी, तो आपको आराम से 70 से 80 दिन की छुट्टी बड़े आराम से मिल जाती है, और लेने वाले तो 90 दिन 100 दिन तक भी चले जाते हैं। और अनूप आपको ये बातें और बताएगा। एक जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं नहीं जानता, बाकी जो रियल में कर रहा है वही बता सकता है कि एयरफोर्स में एयरमैन के थ्रू या नेवी के थ्रू, जैसे कल मैंने इंटरव्यू लिया था नेवी के बच्चे का, कि ऑफिसर्स एंट्री के लिए कौन कौन से माध्यम हैं। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं एसीसी के थ्रू आप जा सकते हैं, कुछ कहते हैं सर वहाँ डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होते हैं। तो प्लीज आप इस पर बता दीजिए कि ऑफिसर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सीधी बात यह है, अगर सही में अगर मैं खुल के बताऊं, बहकाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको सच में ऑफिसर बनना है तो बेस्ट तरीका यही है कि पहले यहाँ से बनिए, उसके बाद जाइए। वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि आपको काम है, मेन चीज़ क्या है, आपको वहाँ पे काम भी करना और उसके बाद पढ़ना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो आपके लिए जो एनडीए की एंट्री है, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ अभी, कि अगर आप लड़कियों के लिए कि ये चीज़ें एनडीए में आप, या लड़कियों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन्होंने दे दी है कि आप लड़कियाँ सीधा एनडीए दे सकती हैं। तो जो लड़कियाँ अगर चाहती हैं सच में ऑफिसर बनना, और किसी भी डिफेंस को, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, किसी भी डिफेंस को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए एनडीए। गर्ल्स के लिए भी ये बहुत बड़ी बात कही है आप। अनूप ने डायरेक्टली ये बात बोली है कि अगर आप डायरेक्टली ऑफिसर्स जाओगे, और ये बहुत सही बोल रहा है ये। आप थोड़ा सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कुछ बच्चों को, बट अभी आप लगे नहीं, इसलिए आपको लगेगा अरे नहीं सर वहाँ से हमने ऑफिसर बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है। जब इस जैसा बच्चा ये बोल रहा है कि वहाँ से ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, और कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि जिसमें आपको एसएसबी से ना गुजरना पड़े। ये हर जगह है। एम आई राइट? हाँ, सही। ये एग्जैक्टली एसएसबी आपको देना पड़ेगा। यार आप पहले ही, आपके पास टाइम है, वहाँ इतना टाइम आपको नहीं मिल सकता कि आप वहाँ सेल्फ स्टडी कर पाएं। इन्होंने तो कहा है डिफिकल्ट है, पर मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है। देखिए, निकलते हैं बहुत रेयर केसेस। यहाँ पे क्या है, आप सोचिए, अगर आप 12th के पास सीधा एनडीए दे देते हैं, आपकी 4 साल की आपकी ट्रेनिंग है, उसके बाद सीधा आप नंबर A क्लास ऑफिसर बन के जा रहे हैं। अब सोचिए, यहाँ पे आप ऑलरेडी 2 साल ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे, अपने ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद है आप तब जाके कहाँ एक A क्लास ऑफिसर बनेंगे। तो आप ऑलरेडी 5-6 साल तो यहीं वेस्ट कर देंगे। वहाँ पे सोचिए, इतने टाइम में आप ऑलरेडी ऑफिसर बन जाएंगे और अच्छी खासी अपनी नौकरी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो ये जो है, जो मैं सच बता रहा हूँ, जिसको लगता है कि हाँ मेरे को ऑफिसर ही बनना है, तो उसके लिए बेस्ट है आप एनडीए और एफकेट यहीं से करके जाएँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हाँ, जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है वो थोड़ा ग्रेजुएशन पर पक्का फोकस करें। बहुत अच्छी बात। ग्रेजुएशन यहाँ से अगर आप करके जाते हो तो आपके लिए बेस्ट है। आप अगर 3rd ईयर में हैं तो कैसे भी, जैसे भी अगर हो सकता है कि ट्रेनिंग के बाद उसको कंटिन्यू कर पाते हैं आप, पर उसको छोड़िए मत बीच में। अगर आपने 12th की है, तुरंत अप्लाई कीजिए आप ग्रेजुएशन के लिए, और ग्रेजुएशन पे फोकस कीजिए कि हाँ वो कंप्लीट हो जाए। आप वहाँ जाके उनको लिखवा देंगे कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, एफकेट के लिए दे सकते हैं। आप यहाँ से जाएंगे, 2 साल ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन के लिए, आप ग्रेजुएशन देंगे 3 साल, उसके बाद आप पेपर निकालेंगे एफकेट का। तो ग्रेजुएशन ऑलरेडी करके जाइए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी वो है, और आपका सिलेक्शन पहले हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है। पर 12th के बाद ग्रेजुएशन जरूर कर लें। बहुत अच्छा। अनूप ने सारे डाउट्स आई होप आपके क्लियर करे होंगे। अनूप के बारे में मैं कुछ अपनी तरफ से बातें कह रहा हूँ। पहले ही मैंने बता दिया कि डिजर्विंग, मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, डिजर्विंग एस्पायरेंट्स हैं। या मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं कर रहा, पर मुझे काफ़ी, अभी मैं लकी हूँ कि पिछले 2-3 दिन से ऐसे बच्चे सारे आ रहे हैं जिन्हें मैं चाहता था कि यार प्लीज़ इनके साथ इंटरव्यू मैं करूँ तो बच्चों को रियलिटी पता चले। आज तक मैंने जब ये पढ़ने आया तो फीस भी नहीं छोड़ी। मैं खुल के बोलता हूँ, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी छुट्टी आता है, ये एक लेकिन सेल्फलेस बॉन्डिंग कह लीजिए। मैं भी कॉल नहीं कर पाता, मैंने कहा यार चलो भाई एयरफोर्स में है, छुट्टियाँ नहीं होंगी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है। भले ही चलो मैं अभी ठीक है गुरु या क्या, वो एक अलग चीज़ होता है।
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनूप ने छुट्टियां आया हो और मुझसे ये भले 10 मिनट के लिए मिल के ना गया हो। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के लिए आया, मैंने बुलाया है। अभी भी ये कॉल आया था, मैं कोचिंग पर नहीं था, घर पर था, कॉल किया मुझे कि सर मैं आया हूँ मिलने के लिए, बस ऐसे ही। हमेशा जब भी छुट्टी आता है तो उसके लिए भाई मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा। एक छोटा भाई है, गुरु शिष्य एक अलग बात होती है, ठीक है, वो सब छोटे भाई की तरह है, हमेशा मिलने आता है, भले ही 15 मिनट रुकेगा, 10 मिनट रुकेगा। मैं इससे मजाक भी करता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड का क्या चल रहा है, क्या सीन है, सारी बातें होती हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सच में जब मैं इन बच्चों के साथ, जैसे कल मैंने पवन के साथ इंटरव्यू किया था, मेरा फुल हाई था, मतलब जोश एकदम, तो बहुत अच्छा लगता है। और आई होप मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेके आऊँगा। फाइनली मुझे इसकी एक बात अच्छी लगी थी, जब पिछली बार ये आया था, इसने एक कविता सुनाई थी, तो प्लीज़ वो कविता वैसे लंबी हो जाएगी वीडियो के हिसाब से, उसकी 4 लाइनें मैं सुनना चाहूँगा, यदि याद हो तो। वो थी उनके लिए जो घर से बाहर रह के, आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं घर पे रह के, मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, बच्चों के साथ रह रहा हूँ, लेकिन उन बच्चों के साथ जिनका कोई नहीं है, वहाँ अकेले रह के और देश की रक्षा कर रहे हैं। यार सच बता रहा हूँ, अभी भी मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कहने में और करने में, सच बोल रहा हूँ, ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वही जानता है जो नौकरी कर रहा है। डिफ़िकल्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन सच में ये डिजर्विंग लोग हैं, चाहे वो पैरा मिलिट्री के हों, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस के हों। इनके लिए मेरी तरफ से और इसके लिए एक सैल्यूट मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा सैल्यूट बनता है भाई इनके लिए। और एक कविता ये सुनाएगा उन सभी के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस में है, थोड़ा सुनना ध्यान से यार, ध्यान, या तुम्हें याद हो तो कुछ लाइनें उसकी। लाइनें याद हैं, हाँ कुछ लाइनें, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ क्या था, इसका वाक्य यही है कि मैं एक दिवाली थी और दिवाली पे मैं घर नहीं था, हमने दिवाली वहीं मनाई थी, ट्रेनिंग टाइम था, तो उस टाइम में थोड़ा खला था, घर वालों की कमी के यार हाँ ठीक है, घर वाले होते तो कुछ अलग ही बात थी, पर फिर भी ठीक है, दोस्तों के साथ निकल जाता वो टाइम भी, बड़ा मज़ा आता है। और अब सोचते हैं उस टाइम को याद करते हैं तो बड़ा सही लगता है। कहना चाहता है कि बहुत अच्छा होता है, आपको लगेगा टफ है, बहुत ही अच्छा होता है। देखिए टफ तो सारी चीज़ें होती हैं, पर जो हंसी मजाक होता है ना, आप भाग रहे हैं रनिंग करते टाइम भी और मजाक करते जा रहे हैं, तो वो टाइम पता नहीं चलता, बस निकल जाता है। आप जाते हैं उस टाइम तक आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या ही, सुबह सुबह जग रहे हैं, भाग रहे हैं, धूप दौड़ रहे हैं, धूप में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर जब एक बार पहुँच जाते हैं वहाँ पर, फिर हंसी मजाक करते करते सारा टाइम निकल जाता है। तो यही मैंने लिखा था कि जो तुम पूछोगे कि फ़ौजी होना क्या होता है, कि जो तुम पूछोगे कि एक फ़ौजी होना क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि अपनों के बिन जीना क्या होता है, कि अपनों के बिन जीना क्या होता है, कि कैसे गुजरती है ज़िंदगी दोस्तों के साथ, कि कैसे गुजरती है ज़िंदगी दोस्तों के साथ, कि कैसे अपनों के बिन जीना क्या होता है, कि मनाते हो तुम होली दिवाली अपनों के साथ, हम वहाँ पे गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी दोस्तों के साथ, उनके साथ हंसते गाते उम्र सारी बीत जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं खलती कमी अपने घर की है। तो यही लाइनें थी, अभी मेरे को थोड़ा याद नहीं है, पहले पर ये काफ़ी लंबी कहानी है। तब मैं वीडियो नहीं तो बनाता था, ऐसे ही आए हुए थे मिलने के लिए, काफ़ी अच्छा कहा उसके लिए, तो थैंक यू सो मच अनु भाई, बहुत बढ़िया लड़का है। मैं क्या करूं, मेरा मन ऐसा कर रहा है 1 घंटे और चलने दो इंटरव्यू, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, और ऐसे बच्चे नहीं है, मेरा स्टूडेंट नहीं है भाई, अभी दोस्त की तरह है, काफ़ी मुझे सीखने को मिलता है। बाकी अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसके लिए मैं लास्ट में अनु कुछ कह रहा है, प्लीज़ आप सुन लीजिए। एक चीज़ और लास्ट बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने डाउट आप पूछ रहे हो बहुत अच्छी बात है, डाउट पूछना, क्यूरियस होना चीज़ों के लिए, पर फोकस हमेशा यही रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, आपके पास मोटिव होना चाहिए कि हाँ मेरे को क्यों करना है। जैसे मेरे पास ठीक है, मेरी फैमिली की कंडीशन जैसी भी है, मेरे को ये था कि उनको सपोर्ट करना है। मैं इतना वेट नहीं कर सकता था कि अभी मैं और बीटेक करता या कुछ और पढ़ता, उसके बाद कुछ और करता। मेरी नौकरी लगी, उसके बाद अब मैं फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप फैमिली को सपोर्ट करना, तो आपके पास एक मोटो होना चाहिए कि हाँ इस मोटो को लेके कि मैं, मेरे को कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, मेरे को एक जॉब लेनी है और हलालत में लेनी है। पहले वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि आप ये मत सोचिए कि एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या क्या, या आगे यूपीएससी क्या, आपका मोटिव पहले आपको जॉब लेनी है या सच में आपको जाना है। तो आप ये छोड़िए कि सर आगे जाके मुझे रहने के लिए क्या मिलेगा, खाने के लिए, वो ऑलरेडी आपको डिसाइडेड है, जो सबको मिलेगा वही आपको मिलेगा, और वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का होगा डिफेंस फोर्सेस में। तो मोटो आपका ये सच में नौकरी चाहिए, तो ये मत देखिए कि सर मैं इसी के रूम में बैठूंगा। पहले आपको सेलेक्ट होना है, मेहनत करनी पड़ेगी, एक मोटिव होना चाहिए कि मेरी फैमिली कंडीशन बस ये है, और सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गेट अ जॉब, एंड आफ्टर दैट सर मैं क्या करना चाहता हूँ।
तो इस तभी आप कर पाओगे, और आप पहले से ही केवल ये कर सकते हो कि ऐसा होना, कंडीशंस जहां आपने लगा दी हैं, तो फिर कंडीशंस लगने के बाद आप अपने जो कंफर्ट जोन है ना उसमें चले जाओगे कि हाँ चलो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और फिर कुछ हो नहीं पाएगा। और रही बात इसकी, देखिए एक अलग रेस्पेक्ट है हमारी डिफेंस वालों की। आप प्राइवेट जॉब कुछ भी कर रहे हो, आप साउथ में नहीं रहते, देखिए आप यहाँ रहते हो और नॉर्थ साइड में आपने इन सारे स्टेट में जो हमारे सराउंडिंग है, एक अलग वैल्यू है डिफेंस वालों की, और हमें एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। ये सिर्फ एक अगर जॉब नहीं है, आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है कि हाँ कुछ आपने अर्न किया है अगर आप डिफेंस फोर्सेज में हैं, और एक स्टेबल लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार आप जॉब ले लेते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत सुकून से कटती है। आप काम करेंगे, उसके आप में आपको पेड किया जा रहा है, बस जितना काम आपको, कभी ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं होता। देखिए टफ टास्क है, और टफ में भी अगर बोला जाए कि हाँ थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, आप देखते हैं चारों तरफ चीज़ों को, पर ये हमारा काम है और ये हमें करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोच लें कि नहीं एक जॉब करने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक स्टेबल लाइफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होती, पर एक अच्छा जॉब है 12th पास के लिए बेस्ट थिंग है। बस फोकस मत लूज़ कीजिए। अभी कुछ टाइम से थोड़ा ब्रेक लग गया है कि हाँ वैकेंसीज वगैरह नहीं आ रही हैं, पर नहीं छोड़नी है। एक चीज़ मैंने जो देखी है, इस ड्यूरेशन में भी जिसने कंटिन्यूसली पढ़ाई करी है वो ऑलरेडी बाकियों से 2 साल आगे है। 2 साल आगे है। क्यों है कि उसने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और वो पक्का निकालेगा, क्योंकि बाकी सब अरे ठीक है कोई बात नहीं, पेपर निकल जाएगा, देख लेंगे, आएगा। तो वैकेंसी का वेट तो करना ही नहीं है, आपकी पढ़ाई करनी है। ये बहुत बड़ी बात ये सोच लो, जो पढ़ रहा है लगातार 2 साल से, आप देखिए कितनी अच्छी बात कही है, ये मेरे माइंड में, मतलब अभी ये जो लगातार पढ़ रहा है, भले ही 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है वो 2 साल आपसे आगे हो गया है। जो बैठे हुए हैं वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, आप तब से पढ़ना शुरू करोगे। वैकेंसी आएंगी, एयरफोर्स जब से बनी है तब से आ रही हैं, और आगे भी वैकेंसी चलती रहेंगी, क्योंकि रिटायर होते रहेंगे, वैकेंसी बंद नहीं हो सकती। आप मुझे भी रोज़ कॉल करते हैं यूट्यूब से कि सर पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, या जिनके पास मौके हैं और आपको लगता है कि 100% सर मौका मिलेगा, तो भाई आप पढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली। जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जो लगातार कंसिस्टेंटली आप जो कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, वो तुमसे बहुत आगे हैं और वो जॉब ले लेंगे, आप समझ लीजिएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और मुझे लगता है अभी तक का सबसे ज़बरदस्त इंटरव्यू, सबसे ज़बरदस्त, ठीक है ना। और मैं इंटरव्यू इसलिए फिर कह रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं लाता हूँ, मैं केवल और केवल उन बच्चों को जिन्हें ऐसा लगता है कि बस सर ऐसे ही, ये सब बच्चे मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, और इन्होंने गांव के ही बच्चे हैं, ये कोई अमेरिका से नहीं आए, गांव के ही बच्चे हैं। और बहुत सारी ऐसा नहीं कि इन्होंने कहीं कोचिंग नहीं की, मैं इसके मुंह पे कह रहा हूँ। आप पूछ लीजिए कि कहाँ कहाँ कोचिंग करी है 12th के बाद में, शायद बस मेरे पास GD की इंग्लिश पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ करी है इसलिए, शायद ही इन्होंने कहीं डिफेंस के लिए कोचिंग करी हो। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई भी तोड़ नहीं है। मैं कोचिंग चलाता हूं, फिर भी मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहूंगा। सेल्फ स्टडी कोचिंग एक माध्यम हो सकता है, आपको गाइड कर सकते हैं दिल्ली कैसे पहुंचना है, लेकिन आपको जाना खुद ही होगा, टिकट आपको खुद ही लेनी होगी, ट्रेन आपको खुद ही पकड़नी होगी, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कोचिंग का यही है। कोचिंग आपको सिर्फ, हाँ मैं कुछ कोचिंग में गए, पढ़ाई की, पर कोचिंग का पर्पज़ इतना होता है कोचिंग जाने का कि आप एग्ज़ाम को समझें, क्योंकि इसकी चीज़ों के क्या हमें नोट्स नहीं मिलते, या कहीं ऐसा नहीं कि पेपर पड़ा हुआ है आप एक बार देख लो कि हाँ कैसा पेपर आता है। सर वगैरह जैसे सर हैं तो उनको पता है, आप कई साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको पता है क्वेश्चन क्या आता है। अब हमें पता ही नहीं, अगर हम ग्रामर पढ़ने बैठ जाऊँ मैं और कोई ऐसी किताब ले लूँ जिसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है और पेपर में कुछ और ही आ रहा है, तो वहाँ दिक्कत आती है। एक बार हम जैसे सर से अगर है या किसी भी कोचिंग में है जो अच्छे टीचर हैं, वो आपको ये बता देंगे बस कि देख आएगा ये, बाकी पढ़ना तुझे। तरीका ये है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस हमें ही करनी है। सर ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर बता देंगे यार ये क्वेश्चन पेपर आएगा, रट्टा मार लो चला जा। ये एक तरीका बता देते हैं कि देख ये क्वेश्चन उस साल आए थे, ये क्वेश्चन उस साल आया था, ये ऐसा आया था, ये ऐसा आया था, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, माइंड सेट बना लेते हैं कि ये चीज़ हमें पढ़नी है और ये चीज़ हमें छोड़ देनी है। अब जो क्वेश्चन पेपर में हमारे एग्जाम में आ ही नहीं रहा वो क्वेश्चन, हम एक डेरिवेशन लगा के बैठे हुए हैं बहुत लंबा सौड़ा, और वो डेरिवेशन का दूर दूर तक कोई स्कोप ही नहीं है, तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर हमें ये बताते हैं कि पढ़ना क्या है और क्या चीज़ हमें छोड़नी है, फोकस करना कहाँ पे। तो ये काम होता है कोचिंग का। बाकी अगर ये सोचो कि नहीं यार कोचिंग ज्वाइन कर ली और सिलेक्शन हो गया, तो ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जहाँ बस चले जाओ, बैठ जाओ और सिलेक्शन हो जाए। तो सच में अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मैं आपसे चाहूँगा कि कम से कम अनूप के लिए एक बार ये जरूर लिखना है कि जय हिंद अनूप भाई, और सैल्यूट है आपको। या सच में आपको इंटरव्यू लगा है तो मेरा नहीं, मैं अनूप के लिए बोल रहा हूँ, जय हिंद अनूप भाई, और आपको सैल्यूट है यार, मज़ा आ गया, ठीक है ना। ये कमेंट बॉक्स में आप सबसे मैं चाहता हूँ जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, जय भारत।